नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर हिंदी के सेट 2 को क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर याद कराने वाला हूँ। आप यकीन मानिए, अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर याद होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को 10 मिनट तक देखें और सारे क्वेश्चन 40 में 40 क्वेश्चन आपको यहीं पर याद कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, सेट 2 का है। सेट 1 हम लोग कल ही कर चुके थे। क्लास किसके लिए? क्लास 10th वाले बच्चे हैं। विषय क्या? हिंदी ए है, ठीक है। और समय इसमें आपको कितना मिलेगा? 1.5 घंटे, यानी कि टर्म 1 के जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये सब बात हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो हम लोग फटाफट से अपना क्वेश्चन पे आते हैं बिना कुछ देर किए हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला गद्यांश दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और इसी से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलिए गद्यांश को हम लोग ध्यान से समझते हैं। गद्यांश में लिखा क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्वावलंबन का अर्थ होता है, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा, आप बनना, ठीक है। आश्रय या सहारा, आप बनना। ध्यान से समझेंगे, इसको समझने के बाद आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना संसार में प्रावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है, पाप और हीन कर्म है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पे निर्भर हैं तो वो क्या, एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है, ठीक है। इसलिए इसमें कहने का, स्वावलंबन का अर्थ करने का मतलब है कि खुद अपने आप पे निर्भर रहे, यानी आत्मनिर्भर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना कर रख देने वाला हुआ करता है। और इसमें क्या बोला है कि ये जो है, इसमें आदमी के भीतरी व्यक्तित्व यानी कि भीतर के जो हमारा व्यक्तित्व है उसको एक तरह से बौना बना देता है। क्या बना देता है? बौना समझ रहे हैं ना आप? कोई विकलांग व्यक्ति जो होता है ना, बौना किसी का कोई तो उसी तरह ये क्या हमारे व्यक्तित्व को एकदम से क्या करता है, बौना हीन बना देता है, ठीक है। कहता है प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है और उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में, कहता आत्मनिर्भर व्यक्ति जो होता है वो सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने मेहनत से अपने कोई काम को शुरू करता है और जो कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता। जो आत्मनिर्भर नहीं होता वो क्या करता है, दूसरे पे आश्रित होता है, दूसरे का नौकर बनता है, जो वो कहता है उसके इशारों पे वो नाचता है। इससे उससे क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का मान सम्मान का पता नहीं होता। लेकिन जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, कहता वो जान पाता है और दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रख पाता, ठीक है। व्यक्तित्वहीन जो व्यक्ति होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जो दूसरों पर आश्रित है, उसको क्या बोलता है, जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखा करता, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझ लिए और यहाँ पे इसके फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। स्वावलंबन का क्या अर्थ है भाई? दूसरों पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, क्या दुख पीड़ा सहना, खुश नहीं रहना। क्या होगा अभी बोले, स्वावलंबन का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनाना, अपना सहारा स्वयं बनाना, ठीक है। यानी दूसरों के सहारे पे नहीं रहना, अपना जुगाड़ अपने से करना, उसी को हम लोग स्वावलंबन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं? प्रावलंबी जो होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित। कैसे होते हैं? वो दूसरों पे आश्रित होते हैं। प्रावलंबी जो लोग होते हैं वो दूसरों पे आश्रित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को दूसरों पे आश्रित नहीं होना, अच्छे से पढ़ के अपना अच्छा रिजल्ट करके अपना आत्मनिर्भर करना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, दूसरों पे निर्भर होना होगा, दूसरों का लेबरी करना होगा, नौकर बन के रहना होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं, प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? प्रावलंबी जो व्यक्ति होते हैं किसके अधीन बनकर रहते हैं? आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग भी समझे हैं, ध्यान से पढ़े। आश्रय देने वालों को, जो आश्रय देते हैं वही व्यक्ति क्या होता है? उसके प्रावलंबी किसके अधीन बनते हैं? जो आश्रय देते हैं ना कोई व्यक्ति, जो उसके अधीन में रहने लगते हैं, उसी को प्रावलंबी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? अभी हम लोग लास्ट लाइन जो पढ़े, जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं? जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं वही दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व को समझता है, क्योंकि वो मेहनत किया, वो सभी मतलब स्टेज से गुजरा है, कहाँ पे उसको दुख हुआ, कहाँ पे पीड़ा हुआ, मतलब हर एक सिचुएशन को वो झेल के आत्मनिर्भर व्यक्ति बनता है, वही मान सम्मान और दुख पीड़ा को समझ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होते हैं? व्यक्तित्वहीन जीवन जो होते हैं किसके समान होते हैं? ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़ों के समान। क्या होगा? पशु और कीड़े मकोड़ों के समान होते हैं। जो व्यक्तित्वहीन व्यक्ति होते हैं उनके जीवन कैसा होता है? पशु और कीड़े मकोड़ों के समान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गई, याद तो हो गई होगी यहाँ तक आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। आगे देखिए, निर्देश तक के लिए 10 से 6 प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पे दिया है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं पोयम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले, चिल्लाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। काम पड़ने पर क्या करता है? वो जो शेर का भी सामना करता है, जो कि हंस हंस के चबा लेते लोहे के चना। यानी कि कठिन से कठिन काम को जो व्यक्ति हंस हंस के कर लेते हैं उसी को बोलता है लोहे के चना चबाना, कठिन कार्य करना। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में या ठाना। यानी कि कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ठान लेता है, जैसे आप लोग ठान लेंगे कि हमको क्लास 10 अच्छे नंबर से पास करना है, तो आप उसके हिसाब से मेहनत करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ कठिनाई नहीं लगेगी। वही बोल रहा है कि कठिन कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग ठान लेंगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पद्यांश को पढ़ के हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या बात हुआ है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया? जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो परिश्रम नहीं करते, जो भाग के सहारे रहते हैं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो बाधाओं से घबराते नहीं। ठीक है, यही बात तो हुआ इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, दुख आने पर कौन घबराते हैं? दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती नहीं होते। कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन घबरा जाते हैं? दुख आने पर कौन व्यक्ति घबराते हैं? जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो व्यक्ति क्या होता है? दुख आने पर वो घबरा जाते हैं और कोई गलत काम करने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? किसका? शेर का। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना करते हैं? शेर का। ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का सही अर्थ है क्या है? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना। कहता है वीर शब्द का विलोम, वीर का विलोम क्या होगा? वीर का क्या होगा विलोम? साहसी, कायर, बहादुर या हिम्मती। क्या होगा? कायर। इसका विलोम पूछा है, ध्यान दीजिएगा वहां पे। वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस वाक्य में, चलिए व्याकरण में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, खंड खोम में क्या है? व्याकरण है। तो आप लोग व्याकरण को ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं का बात हुआ है, जो सकर्मक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, तो काम कर रही है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे, ये भी काम कर रहे हैं। मैंने उसे पुस्तक दी, ये भी काम हुआ। सोहन देर तक सोता है, ये कोई सोने वाला कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये आराम फरमा रहा है बच्चा, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहते इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रस्तुत हुई है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रस्तुत हुई है। बच्ची सो रही है, अकर्मक क्रिया प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बच्ची सो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इनमें से कौन
आम का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, सॉरी अनेकार्थी शब्द नहीं है। मामूली नहीं होता, आम मामूली सब क्या, ये तो इसका शब्द है। आम का फल ये भी है, ये भी है। साधारण ये भी है। इमली क्या, आम का एक अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इमली ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इमली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहते हैं यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है वह तत्पुरुष समास है। क्या होगा? सॉरी ये 15 का है, अव्ययी भाव समास है। क्या होगा? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा आप लोग। कहते हैं जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? 15 का तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास होता है। 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। किसका? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कर्मधारय समास का। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे रचना के आधार पर इस वाक्य कौन सा भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन सा होगा? सब क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि जो अव्यय दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समुच्चय बोधक। समुच्चय मतलब क्या होता है? जो जोड़ना। ठीक है, तो ये गया समुच्चय बोधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। कृतवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी पढ़े थे, कृतवाच्य वाला। ठीक है, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है? सरल, संयुक्त, प्रधानता, निरस्ता। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 प्रधानता। क्या होगा? प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कियां सो रही है, यह वाक्य का कौन सा भेद है? कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कर्तवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। गौ पे आते हैं। यहाँ भी कुछ दे रखा है। ठीक है, कहता है निर्देश प्रस्तुत पदांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 14 से क्या लिख दिया के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुण धर्म है। देखिए फसल क्या क्या बताया है कि वह एक नदी क्या, वह तो कुछ नदियों का वह तो कुछ नहीं, वह नदियों का पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको समझ गए? फसल क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? फसल से। किसके? फसल से ली गई है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से मिल जा रहा है। कहता फिर फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू? नदियों का, पानी का, हवाओं की थिरकन का, सूर्य की किरणों का, मिट्टी के गुणधर्म का। 22 का क्या होगा? 22 नंबर नदियों का, पानी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, फसल किसका रूपांतरण है? फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का, नदियों का जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी के गुणधर्म का। किसका होगा? 23 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सूरज के किरणों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल किसका गुणधर्म है? फसल जो है किसका गुणधर्म है? मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। क्या होगा? मिट्टी का। किसका? मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कहता है वज्र छिपा, बुक से क्वेश्चन आया इसका फीस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। कहता वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? उत्साह, कन्यादान, फसल, अट नहीं रही। किससे? 25 का ए उत्साह से। किससे? उत्साह से। उत्साह जो पोएम है आपका है, कविता है, उससे लिया गया है। कहता उत्साह कविता में आए एक मिनट। उत्साह कविता में आए निधा शब्द का क्या अर्थ है?
अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात, बसंत। क्या होगा उत्साह शब्द में क्या होगा 26 का क्या होगा अत्यधिक गर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? कृष्ण को, कवि को, उद्धव को, ग्वालों को। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? किसको? जल्दी बताइए। 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उद्धव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 पे आते हैं हम लोग। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? हारिल पक्षी के समान। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? हारिल पक्षी के समान। हारिल पक्षी आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं तो आप गूगल करके देखिएगा। ये पक्षी जो होता है ये लकड़ी की गांठ को क्या करता है? पैर में दबा के चलता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा सर्च करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या, अरे भाई ये क्या लिखा तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पान वालों की, देखिए अच्छा ठीक गद्यांश है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। पान वाला कैसा था? एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसने क्या अपने मुंह में पान को ठूसा था। क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा लाइन बाय लाइन। कहता हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उनको मूर्ति वाला दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको समझ लिए। प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी, यह भी लखनवी अंदाज। क्या होगा? नेताजी का चश्मा। क्या होगा? नेताजी का चश्मा का ये जो ध्यान से हम लोग जो पढ़े ये किससे लिया गया? किस पाठ से? नेताजी के चश्मा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस कर रखा था? क्या पान वाले ने तो रोटी नहीं ठूस के रखा था, चावल ने। अभी हम लोग पढ़े क्या ठूस के रखा था? पान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा पान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। पान वाला कैसा आदमी था? कैसा था? सुंदर और ईमानदार था। क्या? काला मोटा और खुशमिजाज था। कैसा था? काला मोटा और खुशमिजाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन, हवलदार साहब, पान वाला, कोई भी नहीं। क्या कौन बदलता? कैप्टन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कौन बदलता? कैप्टन। ठीक है, 32 तक हम लोग क्लियर कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि सब बच्चे इस वीडियो को देख सके और अपना तैयारी को पूरी कर सके। ठीक है, कहता आगे बढ़िए। तो बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, रैदास को। किसको जल्दी बताइए। किसको कह रहे थे? बाल गोविंद भगत जो है किसको साहब कहते थे? 33 का कबीरदास को। किसको? कबीरदास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कहता है पतोहू के भाई को, देखिए ये आपका बुक का क्वेश्चन है। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? पतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश। पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 34 का बी। पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया है। ठीक है, जो कि विधवा हो जाती है बहुत कम उम्र में, जिससे कि वो प्रथा को खत्म करने के लिए, ऐसा कुछ कहानी है। मेरे पढ़े हुए तो दिन हो गया, तो आप लोग इसको पढ़ के भी आंसर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 में बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद जो थे बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों के जो मुख्य धंधा था क्या था? व्यापार का, तस्करी का, खेतीबाड़ी का, उद्योग का। किसका था? 35 का ऑप्शन नंबर सी खेतीबाड़ी का। किसका था? खेतीबाड़ी का। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? एक लौता बेटा था उसका, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बाल गोविंद भगत के एक लौता बेटा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस फिर से हम लोग को गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है। वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर
जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में धा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तो आप लोग का भी मम्मी भी आप लोग को इस तरह से खाना खिलाई होगी बच्चे में, तो आप लोग को भी कुछ कुछ याद होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि माता लेखक को क्या सानकर खिलाती थी? क्या खिलाती थी? क्या खिलाती थी भाई? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात। क्या? दही भात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दही भात। ठीक है। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते? बैठकर पढ़ो, सो जाओ या फिर अब जाओ तुम राजा हो जाओ, खेलो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि लेखक के पिता जब खा लेते थे तो उसकी मम्मी जब उसको खिला देती थी तो उसके पापा क्या बोलते थे कि अब जाओ राजा हो जाओ, खेलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 पे आते हैं हम लोग। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? कौन सा? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, काठ का घोड़ा। क्या? काठ का घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, काठ का घोड़ा। कहता है इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए? तोता मैना, गाय बैल, तोता हंस मोर पक्षी हाथी, ये सभी, या फिर तोता मैना कबूतर हंस मोर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 40 का सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा इस मॉडल पेपर हिंदी के सेट 2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ? सारे क्वेश्चन लगभग याद हो गया। अगर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप तुरंत इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। इस चैनल के साथ जितना ज़्यादा हो सके जोड़िए, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को जोड़िए और इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने बोर्ड के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, हाँ, सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, कौन कौन बराती जा रहे हैं आप लोग? महाकाल के बराती कौन कौन जा रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो।